नमस्कार विद्यार्थियों। स्वागत है आपका मार्स एकेडमी यूपीएससी विंग्स पर। आज के द हिंदू अखबार की प्रमुख खबरों, एडिटोरियल्स और विश्लेषण के साथ हाजिर हैं। मैं जानता हूं काफ़ी लॉन्ग टर्म बीता, नहीं आया वीडियो। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट आज से हम कंटिन्यू आगे सीरीज शुरू करेंगे। शाम को 6 बजे तक वीडियो अपलोड कर देंगे, क्योंकि हमें भी दिन भर पढ़ना होता है और कंटेंट तैयार करना होता है, हमें सब कुछ करना होता है। तो आज की खबर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला खबर ये है कि यूएस ने फिर से धमकी दी है कि हम टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% कर देंगे। दूसरा आर्टिकल है एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर, पेज नंबर 3 पे है। तीसरा है चाइना को लेकर, एक डिकोडिंग चाइना करके एडिटोरियल है, शशि थरूर जी ने लिखा है। चौथा आर्टिकल है स्लीपिंग डिजास्टर, जो उत्तरकाशी जिले में हुआ है। पांचवा है जुडिशियल ओवररीच, राहुल गांधी जी के कमेंट पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज ने ऐसी बात कही। पांचवा है एग्जाम ट्रांसपेरेंसी, और आखिर में है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो जीएस पेपर 2 है। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, ट्रंप ने फिर से धमकी दी है कि हम इंडियन इंपोर्ट्स पर 50% टैरिफ इंपोर्ट कर देंगे। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी बातें बोली है कि हम, ये तो पहले से 25% है, हम 50% लगाएंगे टैरिफ, 25% एक्स्ट्रा। इसके पीछे कारण ये है कि भारत डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी अगर रूस से तेल खरीदता है, तब भी हम इंडिया को पनिश करेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अगर आप ये ग्राफ ठीक ध्यान से देखो, न्यूज़पेपर की कटिंग, तो इसमें चाइना नंबर 1 बायर है, यूरोपीय यूनियन भारत से थोड़ा ही कम। लेकिन जो गैस है ना, वो यूरोपीय यूनियन अभी भी परचेज कर रहा है। इंडिया नंबर 3 पे है ओवरऑल रशिया से परचेज करने के मामले में, लेकिन ऑयल परचेज करने के मामले में चाइना के बाद नंबर 2 है। गैस भारत ना के बराबर इंपोर्ट करता है यूएसए से। तो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि हम कर देंगे, 50% बढ़ा देंगे। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने वस्तुओं पर, लेकिन ध्यान रखना कि जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं जैसे कि मेडिसिन वगैरह, इन सब पर कोई टैक्स नहीं है अभी तक। और ये पहला 31 जुलाई को घोषित हुआ था, आज से लागू है। और ये जो दूसरा 25% की धमकी आई है यूएसए व्हाइट हाउस की तरफ से, ये 21 दिन के बाद लागू होगी। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने इस कदम को अन्यायपूर्ण, असंगत बताया और कहा कि अमेरिका का यह जो निर्णय है काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये भी बताया कि भारत, अमेरिका, यूरोपीय संघ स्वयं भी रूस से व्यापार करते हैं, और कई बार अमेरिका ने इस तरह के व्यापार को प्रोत्साहित किया है। एरिक गारसेती, जो इंडियन, मतलब इंडिया में यूएस एम्बेसी में एम्बेसडर थे, उन्होंने बोला कि हाँ, हमने कई बार भारत को एनकरेज किया कि वो रूस से तेल खरीदे या रूस से व्यापार करे। अगला है पेट्रोल लॉबीज बिहाइंड E20 फ्यूल फेयर कैंपेन। नितिन गडकरी जी ने ऐसी बात कही कि जो एथेनॉल 20 का मामला है, फेयर चल रहा है, डर फैलाना पेट्रोल लॉबी की साजिश है, क्योंकि उनके खिलाफ जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि देश की आत्मनिर्भरता, कृषि की आमदनी, प्रदूषण, इन सब में कमी के लिए हमें E20 पर स्विच करना जरूरी है। E20 में क्या होगा कि 80% पेट्रोल होगा, 20% एथेनॉल होगा। एथेनॉल को एज अ टॉपिक हम अभी देखेंगे। जो ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया पुणे है, इसने टेस्टिंग की कि 1 लाख किलोमीटर जो चल चुके हैं उन पर टेस्टिंग की गई, तो ये पता चला कि कोई भी नुकसान नहीं होगा 20% एथेनॉल मिलाने से। जबकि नितिन गडकरी जी ने बोला कि जो सोशल मीडिया पर रूमर चल रहा है, ये पेट्रोल लॉबी ऐसा साजिश है, पेट्रोल लॉबी की। माइलेज में थोड़ा बहुत गिरावट देख सकता है, लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि कीमत पर अंतिम नियंत्रण हमारे पास नहीं है, मार्केट के पास है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि जो एथेनॉल मिलावट की नीति की शुरुआत है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हुई थी, जब वो उस समय ब्राजील गए थे। फ्यूल पॉलिसी अगर हम देखें भारत की, तो भारत की ऊर्जा नीति, कृषि, पर्यावरण की त्रिवेणी, मतलब ट्रायंगल स्ट्रैटेजी है, एनर्जी सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट।
एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है? एक बायोफ्यूल होता है जिसमें 20% एथेनॉल होता है। एथेनॉल कहने का मतलब एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से उसे बनाया जाता है, जैसे कि चावल, खराब चावल, खाना, पराली, इन सब से बनाया जाता है। और अगर मानकर चलो कि ये एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल है तो इसमें 80% पेट्रोल होगा। 80% पेट्रोल होगा और 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग जो फ्यूल होगा उससे होगा। भारत ने 2001 में इसकी शुरुआत की, वाजपेयी जी की सरकार के समय। 2018 में नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल आता है। 2021 में एक रोड मैप लॉन्च किया जाता है और ये कहा जाता है कि वर्ष 2025 तक एथेनॉल ब्लेंडिंग का 20% राष्ट्रव्यापी एग्जीक्यूशन हम करेंगे। 2023-24 तक 10% एथेनॉल एग्जीक्यूट किया जा चुका है, ऐसा मिनिस्टर साहब का कहना है। अभी बताया कि 80% पेट्रोल होगा, 20% एथेनॉल होगा। सोर्स क्या होगा एथेनॉल का? तो गन्ना, मक्का, धान का भूसा, टूटे हुए अनाज, खराब फल, कृषि अपशिष्ट। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचो तो ये कहाँ तक मतलब रिलायबल है कि आप एथेनॉल ब्लेंडिंग कर सकते हैं? अगर आप गन्ने से एथेनॉल बनाकर पेट्रोल में मिलाएंगे, फूड सिक्योरिटी का मामला आता है सामने। वैसे भी देश की आबादी बहुत बड़ी है। मक्का, टूटे हुए अनाज की चावल। तो ये भी सवाल उठता है कि जो आप रिसोर्स की बात कर रहे हो एथेनॉल की, फूड सिक्योरिटी के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। एथेनॉल के लाभ क्या होंगे? तो एनर्जी सिक्योरिटी। जो पेट्रोल पर हमारी निर्भरता है ना, 80% से ज्यादा पेट्रोल भारत इंपोर्ट करता है फ्रॉम अदर कंट्रीज। एथेनॉल ब्लेंडिंग से फॉरेन करेंसी की बचत होगी लगभग हर साल 30,000 करोड़ रुपए। कृषि अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। कैसे? किसानों को एक्स्ट्रा मार्केट मिलेगी। कैसे? तो किसानों को एक्स्ट्रा मार्केट ये मिलेगी, अगर कोई किसान फसल उगाता है अभी तो सिर्फ फसल ही बेचता है, उसकी जो पराली होती है वो जनरली जला दी जाती है, लेकिन एथेनॉल ब्लेंडिंग में ये काम आ जाएगी तो एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बन जाएगा किसानों के लिए। पर्यावरणीय लाभ, जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनमें 35% तक की कटौती संभव है। कैसे संभव है? अब अगर मान कर चलो पहले ये पेट्रोल यूज हुआ है तो एक तो ये 100% पहले यूज होता था। अब चूंकि 80% पेट्रोल है, 20% एथेनॉल है, तो यहां से तो डायरेक्टली कट हो रहा है। और साथ ही ये जो पराली से पेट्रोल बनाया जा रहा है, जो एक्स्ट्रा जो मक्के के वो डंठल होते हैं, जैसे ये मक्का होता है, मक्का तो यहाँ लगता है लेकिन ये इसके डंठल यहाँ से वो एथेनॉल बनाया जाता है। तो ये चीजें जो पहले जला दी जाती थी खेतों में पराली, वो वहां से भी प्रदूषण कम हो गया, लेकिन सीधा सीधा एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, जैसे बायो रिफाइनरी, इंजीनियरिंग, मोटर इंडस्ट्री में निवेश किया जाएगा। लेकिन नुकसान भी है, माइलेज गिर सकता है। जो पुराने वाहन है उनकी एडॉप्टेबिलिटी क्या है? अगर 5 साल पुराना वाहन है तो, लेकिन जो ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इसने टेस्टिंग किया लेकिन इसमें कोई समस्या नहीं पाई। लेकिन फिर भी आप एक बार अगर सोचो कि जो 2 साल 3 साल पुराने गाड़ियां हैं, क्या वो एथेनॉल पे चल पाएंगी? और मैक्सिमम जो पहले पिछली गाड़ियां हैं, क्या वो ठहर पाएंगी एथेनॉल पे? क्योंकि नई गाड़ियां महंगी होती जा रही हैं। कृषि खाद्य सुरक्षा का प्रश्न उठता है कि क्या खाद्यान्न फसलों को ऑयल में बदलना कहाँ तक सस्टेनेबल है? क्योंकि आप एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? कोल जला रहे हैं। कोयला जला रहे हैं तो बिजली जनरेट कर रहे हैं और उसी बिजली को इस्तेमाल करके आप फूड प्रोड्यूस करते हैं, ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, उसी ग्रेन का इस्तेमाल करके एथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं। तो ये भी सवाल उठता है। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है, जैसे हर राज्य में रिफाइनिंग सेंटर, स्टोरेज यूनिट्स नहीं है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ भी जो कोल्ड स्टोरेज है ना, हर किसान को नहीं मिला हुआ है। तो जब कोल्ड स्टोरेज ही नहीं है तो आप स्टोरेज यूनिट्स की बात कैसे कर सकते हो? जो मेन समस्या है पहले उसको सॉल्व करने की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा
टेक्निकल बात भी है कि अगर आप सीधे सीधे छलांग नहीं मारते हो, सोचते हो कि मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा, यहाँ से यहाँ जाऊंगा, तो जो विकसित देश है ना वो काफी आपसे आगे हैं। अगर आप सोचते हो कि मैं पहले कोल्ड स्टोरेज बनाऊंगा, तो फिर दिक्कत है, क्योंकि आप जो पैसा स्टोरेज यूनिट्स बनाने में लगा सकते थे, आप कोल्ड स्टोरेज में बना रहे हो। जब वो स्टोरेज यूनिट्स बना लेंगे विकसित देश, तब आप बढ़ोगे उसकी तरफ। तो ऐसा चेन हो जाएगा जो आप उसके पीछे चलोगे। तो हमें पैरेलली दोनों चलाने की आवश्यकता है। लेकिन इसकी इसको बढ़ावा देने के कई प्रयास भी किए गए। जैसे पहली प्रयास है सतत सस्टेनेबल बायोगैस को बढ़ावा, पीएम जीवन योजना, सेकंड जनरेशन इथेनॉल पर फोकस है। तो प्रीलिम्स में ऐसा भी सवाल आ सकता है कि पीएम जीवन योजना किससे संबंधित है, सतत इनिशिएटिव किससे संबंधित है, जो ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया है ये क्या है, किससे संबंधित है। फिर अगला है इंटरनेशनल कंटेक्स्ट की। अगर हम बात करें तो ब्राजील 1970 से ही एथेनॉल 25 पे चल रहा है, जो एथेनॉल 85 पे पहुंच चुका है। अमेरिका में ये जनरलाइज हो चुका है। भारत प्रयास कर रहा है एग्रीकल्चर, कि हम कृषि में जो पराली जलाते हैं उसी से हम प्रोड्यूस करेंगे एथेनॉल। एनर्जी, जलवायु, इन तीनों को कंबाइंडली ट्रायंगल स्ट्रैटेजी या संगम स्ट्रैटेजी कह सकते हो। तो संगम प्रयास क्या है, संगम स्ट्रैटेजी क्या है, ये सवाल प्रीलिम्स में बन सकता है अगर वो सीधा इनमें से बनाना चाहे तो, कि किससे संबंधित है। जनरली ऐसे सवाल आते हैं। फिर अगला है डिकोडिंग चाइना, द लेसन्स फॉर अ वल्नरेबल इंडिया। शशि थरूर साहब ने लिखा है, देखते हैं इनको। भारत के लिए सीख, चीन की जो स्ट्रैटेजी है ना, भारत की उभरती विनिर्माण शक्ति को रोकने की ओर केंद्रित है। फॉक्सकॉन जो आईफोन की निर्माण परियोजनाओं में शामिल है, 300 से अधिक चाइनीज वर्कर, चाइनीज इंजीनियर बुला लिए गए हैं वापस चाइना में। और ये केवल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, मतलब समस्या नहीं है, बल्कि ये जानबूझकर ऐसा उठाया गया कदम है। इन्होंने, मतलब शशि थरूर साहब कह रहे हैं कि ये न केवल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, बल्कि ये जानबूझकर चीन ऐसे कदम उठा रहा है। और आगे एडिटोरियल में इन्होंने बताया कि क्यों ऐसा कदम उठा रहा है। भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को चोट पहुंचाने का प्रयास है, क्योंकि जब आपके पास इंजीनियर ही नहीं रहेंगे तो आप विनिर्माण के फील्ड में कैसे काम करोगे। फॉक्सकॉन कैसे इंडिया में प्लांट सेटअप कर पाएगा। दूसरा ये कि चाइना ने केवल संसाधन नहीं, बल्कि जो रॉ मटेरियल्स है ना, जैसे कि जर्मेनियम, ग्रेफाइट, गैलियम, जो हाई टेक्निकल मशीनरी है उसके एक्सपोर्ट पर भी प्रतिबंध लगा। और ये सब अनऑफिशियली, जैसे कि मौखिक निर्देश दिया, जैसे बंदरगाह पे है, उसके अधिकारियों को डायरेक्शन है कि भैया हमें ये चीज़ ना मशीनरी भारत को एक्सपोर्ट नहीं करनी है। इसका सीधा सीधा असर भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर पड़ रहा है। और ये सब एक मैसिव स्ट्रैटेजी सोच का हिस्सा है, ऐसा शशि थरूर साहब कह रहे हैं। कि जो उच्च मूल्य विनिर्माण शक्ति बनने से रोकना भारत को, चाइना नहीं चाहता कि भारत अमेरिका के लिए और पश्चिम के देशों के लिए एक वैकल्पिक सप्लाई चेन हब बने। इसके लिए वो रॉ मटेरियल्स, उपकरण और टेक्नोलॉजी पर अपना कंट्रोल जो है उसका इस्तेमाल कर रहा है। और जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो भी चाइना एक्सपोर्ट पर बैन लगा चुका है। मतलब बैन इन द सेंस कि ऐसे ही अनऑफिशियली तरीके से कि हम एक्सपोर्ट ही नहीं करते, हमारे पास है ही नहीं। चीन की जो बेचैनी है ना कि हम नहीं देंगे उपकरण, इंजीनियर या जो भी है स्ट्रैटेजी भारत को घेरने की, न सिर्फ भारत को विकसित होने से रोकना, बल्कि उसकी इंटरनल प्रॉब्लम भी है। क्या? एक तो आबादी हो रही है बूढ़ी चाइना की, दूसरी प्रॉब्लम है उसकी जो कंजम्पशन है वो घट रही है लोकल मार्केट में, और तीसरा रियल एस्टेट संकट है। एक समय तो ऐसा आ गया था कि बिल्डिंग्स के किराए, फ्लैट्स के किराए, क्या बोलते हैं, कद्दू में, और देशी भाषा में बात करें तो कोहड़े में दिया जा रहा था। पिछले साल ही या 1.5-2 साल पहले ऐसी वीडियोस सामने आई थी, खबर भी आ रही थी। और चाइना इसी की वजह से, यानी कि उसकी बूढ़ी होती हुई आबादी, जो अब जरूरत रही नहीं है, चाइना जितना डेवलप करना था कर चुका है,
उसकी घटती कंजम्पशन लोकल मार्केट पे, रियल एस्टेट संकट, ये सब चाइना को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट इकोनॉमी बना रहा है, क्योंकि वो जो भी मैन्युफैक्चरिंग करता है वो लोकल मार्केट में सेल नहीं हो पा रहा उतना। तो भारत को इस तरीके से रोकना न केवल उसका स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, बल्कि उसकी मजबूरी है कि वह ऐसा स्टेप ले और वो अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सप्लाई चेन में शामिल करे और दुनिया के देशों को एक्सपोर्ट करे। और भारत यदि इस दौर में टेक्नोलॉजिकली और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उभरेगा तो चीन की आर्थिक कमर टूटेगी, क्योंकि उसका जो भी एक्सपोर्ट होगा ना वो कहीं जाएगा नहीं, तो चाइना की इकोनॉमी ध्वस्त होने लगेगी। और भारत की कमजोरी अभी ये है कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं, सेंसर है, चिप्स, मशीन टूल्स, ये सब भारत अभी इंपोर्ट करता है। मेक इन इंडिया एक प्रेरक योजना है, लेकिन अभी इसकी सफलता के लिए बाहरी टेक्नीशियन की जरूरत है। और चीन की तुलना में भारत सप्लाई चेन और प्रोडक्शन की क्षमताएं काफी कमजोर हैं, न सिर्फ इंटरनली बल्कि एक्सटर्नली भी कमजोर है, क्योंकि उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं होती हमारे सामानों की जनरली, और कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है एज चाइना के मुकाबले। तो ये प्रॉब्लम है। इसका सीधा सीधा कारण ये है कि भारत की जो सप्लाई चेन है वो भी उतनी तरीके से विकसित नहीं है। और चीन वैश्विक स्तर पर न केवल वस्तुएं एक्सपोर्ट करता है बल्कि आपूर्ति श्रृंखला को भी कंट्रोल करता है। उसकी ओवर कैपेसिटी है, जो ओवर कैपेसिटी मॉडल है कि सस्ते दाम पर हम वस्तुएं एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे उसने 10 रुपए में कोई सामान बचा, उसने कहा कि हम 8 रुपए में ही बेच देंगे। और अब तो उसने साउथ ईस्ट एशियन देशों के साथ समझौता कर रखा है, वहां से साउथ ईस्ट एशियन देशों में आता है और वहां से भारत में आता है। और अमेरिका ने भारत पर टैरिफ बढ़ाया तो चीन को अस्थायी छूट देना भी दर्शाता है कि वैश्विक गठबंधनों में भरोसे की सीमाएं होती हैं। भारत पर तो टैरिफ ही टैरिफ है, चीन पर नहीं है, अभी फिलहाल नहीं है, एज ऑफ नाउ डेट। भारत को लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक स्वायत्तता विकसित करनी होगी, क्योंकि चीन से ये बार बार स्पष्ट संदेश मिल रहा है कि आत्मनिर्भर बनने की जिम्मेदारी केवल और केवल भारत के ऊपर है। तो ऐसा शशि थरूर साहब कह रहे हैं कि चाइना हमें एक तरफ तो अनऑफिशियली टारगेट कर रहा है, और दूसरा ये कि भारत को खुद ही निर्भर होने की जरूरत है। अगला है उत्तरकाशी में जल प्रलय और नीति विफलता। उत्तरकाशी जिले में अभी हाल ही में बढ़ा है, आप सबने देखा होगा, जो खीर गंगा नदी, इसमें मलबे पानी जबरदस्त बहाव आया, 4 लोग मौत हुई, 60 से अधिक लोग बह गए, सेना के जवान भी शामिल हैं। और इस त्रासदी का मेन कारण ये था कि 3 से 5 अगस्त के बीच भारी बारिश हुई थी। अधिकारियों ने कहा कि क्लाउड बस्टर है। आईएमडी के अनुसार क्लाउड बस्टर तब होता है जब 10 वर्ग किलोमीटर के में 10 किलोमीटर एरिया में 10 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो जाए। ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम रडारों की अनुपस्थिति कारण सटीक मापन नहीं हो पाया। इसीलिए ये कहना मुश्किल है कि ये घटना अचानक थी या लगातार बारिश के कारण हुई। तो क्लाउड बस्टर्ड ये अपने आप में प्रशासनिक जिम्मेदारी से बचने का जरिया बन जाती, क्योंकि आपके पास तो पता ही नहीं है ना, आंकड़े ही नहीं आपके पास कि कैसे हुआ। तो सरकारें सांत्वना, ट्वीट, मुआवजा देकर आगे बढ़ जाती है, लेकिन असल में क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसी घटनाओं की आवृत्ति बढ़ रही है। पहाड़ी क्षेत्र में जो अंधाधुंध काम चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, उनके मलबे बारिश के समय छिपे विस्फोट जैसे व्यवहार करते हैं। और ऐसे बह रहा था ना, जैसे अगर आप लोगों ने वो देखे होंगे न्यूज़ पे तो पता होगा। तो ये आर्टिकल्स में यही कह रहे हैं कि सरकारें तो सांत्वना देकर, ट्वीट करके और निर्धारित मुआवजा देकर आगे बढ़ जाती हैं। हमें इससे बचने की आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि न केवल राहत कार्यों पर निर्भर रहा जाए, बल्कि सिल्ट और मलबा जमा होने वाले जो जोखिमपूर्ण स्थान है उसकी समयबद्ध निगरानी करनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि जैसे अगर भारत का नक्शा अगर ये होता है, तो जैसे भूकंप सेस्मिक जोन में बांट रखे हो कि ये जोन 1 में आएगा, बहुत ही वल्नरेबल है, ये जोन दूसरा है, ये जोन तीसरा है, वैसे ही हमें क्लाइमेट चेंज के प्रति जो वल्नरेबल एरियाज है भारत में, उनको आइडेंटिफाई करना होगा भूकंप के जैसे। तो आप ये सजेशन दे सकते हो, जैसे भूकंप के लिए जोन 1, जोन 2 ऐसे है, वैसे हमें क्लाइमेट चेंज के प्रति जो वल्नरेबल है और वैसे जोन्स की हमें मतलब भारत को बांटना होगा, ताकि हम पहले से तैयार रहें कि हाँ ऐसी घटनाएं यहाँ आ सकती है। इसका एक ही तरीका है। फिर अगला है जुडिशियल ओवररीच। राहुल गांधी जी के टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है।
और इन्होंने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट के जज ने, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने, कि जब 2020 में गलवान संघर्ष हुआ तब राहुल गांधी के बयानों पर कार्यवाही को रोका गया। और ये कमेंट उन्होंने किया कि यदि सच्चे भारतीय होते तो ऐसे बयान नहीं देते, लेकिन जिन्होंने आर्टिकल लिखा है वो कह रहे हैं कि भैया एक लोकतंत्र देश है और लोकतंत्र में इस तरीके से असहमति को दबाने की प्रवृत्ति दिख रही है। राहुल गांधी द्वारा सरकार की सीमा नीति और चीन की घुसपैठ पर सवाल उठाना विपक्ष की लोकतांत्रिक भूमिका के अंतर्गत आता है। उनका बयान सत्य की खोज, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी सुनिश्चित करने के प्रयास में दिखा, न कि राष्ट्र विरोधी गतिविधि के रूप में। न्यायपालिका का काम राष्ट्रीय निष्ठा के मानक तय करना नहीं है, बल्कि कानूनी और संवैधानिक प्रश्नों पर निर्णय देना है। ये जुडिशियल ओवररीच जो टॉपिक है, लेखक यही कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्यों बोल रहा है इस मामले में? क्या वो निष्ठा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जी निष्ठा तय करेंगे? बल्कि उनका काम है कानूनी और संवैधानिक प्रश्नों पर निष्पक्ष निर्णय देना। राहुल गांधी का आरोप तो कई सार्वजनिक स्रोतों से समर्थन प्राप्त है, जैसे कि उपग्रह चित्र, संसदीय बहस, रक्षा विशेषज्ञों की रिपोर्ट, पूर्व सैनिक अधिकारियों की स्वीकारोक्ति, और खास तौर पे जो लद्दाख का एरिया है ना, देपसांग और गलवान। और मैं अगर देपसांग और गलवान की मैं बात करूं, तो अगर ये भारत का मैप है, ये वाला, ये जो इलाका है ना कश्मीर का, जो अक्साई चीन का इलाका है, इसको हम कहते हैं देपसांग का मैदान। तो यहाँ पे चाइना हरकत कर रहा है। तो सरकार से सवाल पूछा राहुल गांधी जी ने कि भैया 2000 वर्ग किलोमीटर की भूमि पर चीन कब्जा किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में न्यायपालिका राष्ट्रवाद, नैतिकता पर कमेंट करने की बजाय अपनी ऊर्जा कानूनी पहलुओं के निष्पक्ष सख्त विश्लेषण पर केंद्रित करनी चाहिए। आर्टिकल लिखने वाले का ऐसा कहना है कि ऐसा करने से न्यायपालिका की वैधता भी बनी रहेगी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे लोकतांत्रिक मूल्य की रक्षा भी सुनिश्चित हो पाएगी। फिर अगला है, आधार फेस आईडी कैन इंश्योर एग्जाम ट्रांसपेरेंसी, ऐसा संघ सरकार का कहना है। जो एग्जाम ट्रांसपेरेंसी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, नई तकनीक, भारत सरकार के जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय पार्लियामेंट में बताया कि ऐसे जो एग्जाम्स हैं ट्रांसपेरेंट, विश्वसनीयता और प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत करने के लिए अब आधार फेस ऑथेंटिकेशन को अपनाया जा रहा है कि आप एग्जाम सेंटर पहुंचेंगे, आधार नंबर डाल के आपको जो आईडीज होती हैं वो आपसे देखने के लिए कहा जाएगा, आपकी एक फ़ोटो ली जाएगी, मैच की जाएगी, लाइवनेस यानी वास्तविक समय में चेहरे की पुष्टि की जाएगी, और उसके बाद आधार रजिस्ट्रेशन के समय ली गई फ़ोटो से मिलाया जाता है। और ये प्रक्रिया मोबाइल कैमरे से भी संभव है। ईपीएफओ, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, कई सारे सरकारी विभाग पहले भी लागू किया जा सका। यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी ये लागू है। आधार ऑथेंटिकेशंस, आप वहाँ जाते हैं, एंट्री करते हैं तो आपसे आधार कार्ड मांगते हैं, नंबर डालते हैं, फिंगर लेते हैं और आईरीज होती है वो स्कैन करते हैं, फ़ोटो लेते हैं, फिर आपको एंट्री देते हैं। इनफैक्ट जब आप बीच में बाहर निकलते हैं ना, फिर से जब जाते हैं सीट पर बैठने के लिए, तब भी वो क्रॉस चेक करते हैं। और इस तकनीक की आवश्यकता इसलिए भी महसूस की जा रही है क्योंकि पारंपरिक बायोमेट्रिक सिस्टम, अंगूठे की छाप, बुजुर्गों और मजदूरों के लिए कई बार फेल हो रही है। मतलब ये जो फिंगर है ना, कभी कभी काम नहीं करता मजदूरों और बुजुर्गों। इसीलिए ये फेस और आइरिस स्कैन के विकल्प को बढ़ावा दिया जा रहा है। जनवरी 2025 में आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस जो नियम, उनमें संशोधन करके एक नई व्यवस्था बनाई गई जिसमें यह कहा गया कि सोशल वेलफेयर, इनोवेशन, नॉलेज आधार ऑथेंटिकेशन पोर्टल पर भेज सकते हैं। और अब तक 300 से ज़्यादा ऐसी संस्थाएं इस योजना को मंजूरी दे चुकी हैं। मतलब 300 संस्थाएं ऐसे रिकॉग्नाइज करती हैं। जो हाल ही में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, साई, इसने भी खिलाड़ियों और कोचों की पहचान स्थापित करने हेतु इस तकनीक का उपयोग करने की अनुमति है। जैसे खेलो इंडिया, टॉप्स और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत ये सब स्वीकार्य है। तो अब ये कहना है कि 300 से ज़्यादा पोर्टल हैं, तो अब ऐसे एग्जामिनेशन में भी ये सब लागू किया जा रहा है। और ये जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, इसमें भी लागू किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आधार ऑथेंटिकेशन अब सिर्फ फिंगर से नहीं,
बल्कि फेस रिकॉग्निशन और आइरिस रिकॉग्निशन, इन सब से आपको क्रॉस चेक किया जाएगा। अगला है एमपीसी होल्ड रेपो रेट एट 5.5%, उसने मेंटेन रखा हुआ है, ऐसा आरबीआई का फैसला आया है। आरबीआई की जो मौद्रिक पॉलिसी है, रेपो रेट और 5.5% पर स्थिर है। जो ग्रोथ रेट है वो 6.5% है। आरबीआई ने एम आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वर्तमान में आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करते हुए नीतिगत रेपो रेट को 5.5% पर रखने का निर्णय लिया है, और ये न्यूट्रल बनाए रखा है। अन्य दरें भी यथावत है, जैसे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट वगैरह। और मुद्रास्फीति कि मध्यम अवधि 4% के लक्ष्य को भीतर रखना है, क्योंकि 4% ज़्यादा से ज़्यादा 6% हो सकता है और कम से कम 2% हो सकता है। वैश्विक परिदृश्य और भारत की स्थितियां, वैश्विक स्तर पर जियोपॉलिटिक्स, तनाव, वित्तीय अस्थिरता, ट्रेंड जैसे विवाद बने हुए हैं। हालांकि आईएमएफ ने वैश्विक वृद्धि का अनुमानों में सुधार किया है, और भारत की जो घरेलू अर्थव्यवस्था है उस मजबूत बनी हुई है। जो जीडीपी अनुमान है ना 2025-26 में 6.5% रहने का अनुमान है, और ओवरऑल चारों क्वार्टर में 6% से ज्यादा ग्रोथ रेट है भारत की। 2026-27 की जो क्वार्टर वन जो अनुमानित है वो है 6.6%। सीपीआई की स्थिति क्या है कि वो जून 2025 में घटकर 2.1% हो गई, और ये पिछले 77 महीनों का सबसे निचला स्तर है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई 2025-26 में पूरे वर्ष में 3.1% था, 2026-27 में 4.9% हुआ। और आरबीआई गवर्नर का बयान यही है, जो संजय मल्होत्रा जी, उन्होंने कहा कि बाहरी चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर है और आगे बढ़ रही है, मूल्य स्थिरता बनाए रख रही है। ये जो भारत की मौद्रिक नीति है ना, इसकी जो संचालित करने की जिम्मेदारी है, मौद्रिक नीति का मतलब ये है कि हम न ज्यादा महंगाई कम होने देंगे देश में, मतलब न ज्यादा महंगाई बढ़ने देंगे, माफ कीजिएगा, न ज्यादा महंगाई बढ़ने देंगे, और न ही ज्यादा हम रेट कम होने देंगे। रेट कम होने देने का मतलब ये है कि हम एक मेंटेन करके रखेंगे कि ना वो ज़्यादा महंगा हो और ना वो ज़्यादा सस्ता हो, यानी कि ना तो खरीदार को ज़्यादा महंगा पड़े और ना ही बेचने वाले को ज़्यादा नुकसान हो। और इसके गठन और कॉम्पोजिशन की बात करें तो आरबीआई एक्ट 1934 में 2016 में संशोधन करके इसकी स्थापना हुई। 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से, और गवर्नर होते हैं एमपीसी के अध्यक्ष, मतलब जो आरबीआई का गवर्नर होता है वही अध्यक्ष होता है। फिर होता है डेप्यूटी गवर्नर, फिर एक आरबीआई का अधिकारी होता है, और 3 सदस्य भारत सरकार नियुक्त करती है बाहर से। तो कुल 6 मेंबर होते हैं, और फैसला होता है 50% प्लस वन से, मतलब 50% प्लस। और जो बाहरी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 4 वर्ष होता है, दोबारा नियुक्ति नहीं होता। निर्णय लिया जाता है बहुमत से, गवर्नर के पास टाई ब्रेकिंग वोट होता है। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, मुद्रास्फीति को लक्ष्य में रखना, वर्तमान 4% है, कई सालों से चला भी आ रहा है। मूल्य स्थिरता, आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखना है। इसकी भूमिका एक रेपो रेट का निर्धारण करना, जिससे बैंकिंग प्रणाली में नगदी और ब्याज दरें प्रभावित होती है। मुद्रास्फीति पूर्वानुमान और उसकी रिपोर्टिंग, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जारी करना, हर 2 महीने में बैठक होती है, हर दूसरे महीने बैठक होती है। कम से कम 4 बैठक एक साल में जरूरी है, कम से कम। जनरली 2 महीने में एक बैठक होती है। इम्पैक्ट ये होता है कि रेपो रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन घटती है, लेकिन ऋण महंगे होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर बैंक के पास 100 रुपया है,
ठीक है, तो आरबीआई ने कहा कि भैया हम रेपो रेट बढ़ा रहे हैं। यानी कि पहले अगर रेपो रेट 5, मान लो 2.5% था, तो 2.5 रुपए जो पहले रखते थे ना, अब तुम रखोगे 5 रुपए। यानी कि तुम्हारे पास अब जो लोन देने की क्षमता है वो 97.5 रुपीज से घटकर 95 रुपीज आ गई। तो ऐसे में लोन महंगा होता है, इन्फ्लेशन नीचे आता है, क्योंकि कोई खरीदार नहीं होता तो दाम नीचे आता है। तो इन्फ्लेशन, तो रेपो रेट कहने का मतलब ये है कि जो बैंकों का पैसा रिजर्व होता है आरबीआई के पास, उसको हम रेपो रेट कहते हैं। और रेपो रेट घटाने से मतलब अब ये 5% से 2.5% वापस गए, तो 97 रुपीज अब बैंक लोन देने के लिए है। तो इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट में पैसा रिलीज हो रहा है फिर। तो ऐसे में मॉनेटरी पॉलिसी का यही काम होता है कि हमें कब रेपो रेट बढ़ाना है, कब रिवर्स रेपो रेट बढ़ाना है, स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट हमें घटाना है, कट करना है, क्या करना है, ये सब एमपीसी की काम होते हैं। लेकिन ये संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। आलोचना भी होती है कि कभी कभी सरकार है आरबीआई के बीच नीतिगत असहमति होती है। बाहरी सदस्यों की स्वतंत्रता और विशेषज्ञता पर भी प्रश्न उठते हैं, क्योंकि सरकार डायरेक्टली अपॉइंटमेंट कर देती है। जो वर्तमान ग्लोबल संकट है, जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ये सब से और भी ज्यादा फैसले ले पाना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर मानकर चलो कि डॉलर अगर भारत खरीदना शुरू कर दे, रुपया मार्केट में जाना शुरू कर दे, तो जो रुपए की वैल्यू है ना वो गिरने लगेगी। क्योंकि हर 2 महीने में बैठक होती है, जब तक बैठक होगी तब तक मामला बिगड़ चुका होगा। तो इसीलिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम होता है ये। तो यही कह रहे हैं एक्सपर्ट्स कि भैया जो बाहरी मेंबर होते हैं ना, सरकार डायरेक्टली अपॉइंटमेंट करती है। कैसे अपॉइंटमेंट का बेस होता है नहीं पता है हमें। लेटेस्ट कंटेक्स्ट ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी ने अगस्त 2025 में रेपो रेट स्टेबल रखा। कारण ये है कि ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन में नरमी है। 25-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5%, और खास करके पीसीएस एग्जाम्स के लिए इन्फ्लेशन तो हर महीने आता है, उसकी बात ही छोड़ दो। तो ये जो मौद्रिक नीति है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मूल्य स्थिरता, समावेशी विकास पहला है। मूल्य स्थिरता यानी कि कोई सामान 10 रुपए में बिक रही है, तो आरबीआई इंश्योर करता है कि ज्यादा न बढ़े और ज्यादा न घटे। समावेशी, वो जो 10 रुपए का सामान बन रहा है वो सबके लिए अवेलेबल हो। साथ ही जो बनने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत के सभी वर्गों की हिस्सेदारी, डायरेक्टली तो नहीं कह सकती ये चीज, मगर समावेशी विकास का द्वार है। इसकी स्वतंत्रता, ट्रांसपेरेंसी और एक्सपर्टीज पर आधारित निर्णय न केवल फाइनेंशियल सिस्टम को संतुलित करते हैं, बल्कि आम नागरिकों के जीवन पर भी डायरेक्ट प्रभाव डालते हैं। और भविष्य में इसकी भूमिका और भी इंपॉर्टेंट होगी, खास करके जब भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। तो आज के लिए यही सब थे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।